जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, खुशखबरी, एरियर्स मिलना शुरू। किसका एरियर्स मिलना शुरू? ये खुशखबरी कहाँ से निकली? रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस कहीं पर किसी का मिस था। सैन्य कर्मियों को एक स्टेज ऐसी थी जहाँ पर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस मिलना था, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। उसके लिए एक जवान ने संघर्ष किया, एक सैनिक ने इतना संघर्ष किया कि इंडियन आर्मी के डॉल्फिन सिस्टम को भी अमेंड करवाया, उसमें भी संशोधन हुआ और अब डॉल्फिन में संशोधन होने के बाद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस जो नहीं मिल रहा था वो मिलना शुरू हुआ है। CGDA की तरफ से लेटर जारी हो गया है, आप अपना क्लेम कर सकते हैं जो उसके एंटाइटल हैं, और उस जवान को एरियर मिल चुका है। लेकिन सर्विस में रहते रहते नहीं मिला, संघर्ष उन्होंने सर्विस में रहते रहते किया, कितनी RTI डाली, कहाँ कहाँ लेटर लिखे, कितना संघर्ष किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिल चुका है और उनके खाते में भी आ चुका है। दूसरा, इस संदर्भ में एक स्पेशल सेना की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी उसने कहाँ कहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस किया, कितनी RTI डाली, सारे दस्तावेज आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाएं तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। पहले मैं आपको ये एडवाइजरी की कॉपी बोर्ड पर दिखाता हूं और उसके बाद सीधे बात करेंगे उस सैनिक से जिसने ये संघर्ष करके मुकाम हासिल किया है और आप सबके लिए रास्ता खोला है। इतने लंबे समय तक ना तो किसी अधिकारी की, ना किसी JCO, ना किसी हेड क्लर्क, ना किसी जवान की संज्ञान में ये केस नहीं आया, लेकिन एक जवान ने, एक सैनिक ने इस केस को उठाया और सफलता भी हासिल की। तो देखिए दोस्तों, ये एडवाइजरी आपके सामने बोर्ड पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 6 मई 2025 को स्थायी वेतन आयोग अनुभाग स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन की तरफ से जारी की गई है और इसकी कॉपी दी गई है ऑल कमांड्स, ऑल कोर्स हेडक्वार्टर। सब्जेक्ट क्या है आप देखिए, क्लैरिफिकेशन ऑन हायर रेट्स ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस के जो रेट्स है, जो मिलना चाहिए था, उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम उस जवान के पास चलते हैं, उस सैन्य कर्मी के पास चलते हैं जिसने ये संघर्ष किया, और उसके बाद करेंगे फिर आगे की बात। तो साथियों, अभी हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन दीपक जी, जिन्होंने ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस का जो केस लड़ा है। मैं कैप्टन दीपक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सैनिक वेलफेयर यूट्यूब के मंच पर। थैंक यू सर। आपने ये जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस की लड़ाई लड़ी, ये आपको कैसे पता चला कि आप इसके इंटाइटल हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप जो सैनिकों के इतने मुद्दे उठा रहे हैं और उनका लोगों को जानकारी हो रही है, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही बताऊंगा कि मैं लास्ट ईयर 15 अगस्त को मेरे को ऑनरी लेफ्टिनेंट का रैंक लगा जी। तो रैंक लगने के बाद अगस्त में तो सैलरी बढ़ के आनी नहीं थी, तो सितंबर में जब सैलरी लग के आई तो उसमें MSP, बेसिक पेमेंट, TPTL, ये सारी चीजें जो एलिमेंट्स थे सारे एडजस्ट होके आ गई। ओके। उसमें एक दो चीजें बंद हो गई, जैसे LRA लीव राशन अलाउंस हो गया, PMH से होता है जो ड्रेस का मेंटेनेंस होता है, वो बंद हो गया था क्योंकि वो एज ए बोलते हैं कि ऑफिसर लागू नहीं है। ओके। तो वो बंद हो गया। तो जब मेरे को रिस्क अलाउंस नहीं मिला तो फिर मैंने अपने POR को, जो ग्रीवेंस ईमेल आईडी है उनका, उसके ऊपर मैंने मेल किया कि भाई मेरे बाकी सारे आपने पे लेवल 10 के अनुसार या रैंक के अनुसार बाकी सारी चीजें आपने एडजस्ट कर दी हैं, तो मेरा आपने रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस नहीं किया है। तो POR की तरफ से रिप्लाई आया कि भाई हम तो यहाँ पे JCOs एंड जवान का लेखा जोखा करते हैं, POR तो हम ऑफिसर्स का नहीं करते हैं, ऑफिसर्स के लिए PCDA पुणे करता है। ओके। मेरे को हंसी भी आई इस टाइप का उन्होंने जब ये जवाब दिया। मैंने फिर दोबारा मेल किया कि भाई आप अगर ऑफिसर का, JCO जवान का अगर POR में करते हो तो आपको बाकी जो MSP है 15,500 किसी JCO जवान को तो दे नहीं रहे हो आप, और ना आप TPTL दे रहे हो उसके अनुसार,
और ना ही 56,100 जो बेसिक पे है, जो पे टेबल 10 में है, जी किसी जिसो जवान को दिया है वो पे लेवल 10 के लिए लागू है। 56,100 बेसिक और किसी टेबल में आपको नहीं मिलेगी। और वो सब आप मैं दे उनको रहे हो? कैसे दे दूं? हाँ जी, तो वही मैंने पूछा कि ये आप बाकी चीजें कैसे दे रहे हो फिर आप? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक वो डीएसआर का पैरा का, जब ज्यादा मेल किए तो डीएसआर का पैरा का रेफरेंस दे दिया 178 का, जिसमें मॉनिटरी बेनिफिट का कोई जिक्र नहीं किया गया। उसमें मतलब सिर्फ ये लिखा है कि आपको एक्स्ट्रा पावर वगैरह नहीं दी जाएगी और कमीशनिंग ग्रांट नहीं की जाएगी, ये सारी चीजें लिखी थी। तो मैं जब 2-3-4 बार मेल किया, सीपी ग्राम भी डाला, उनके ऐसे गोलमोल जवाब आते रहे, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाए। ओके तो रिकॉर्ड को आह्वान डाला, तो रिकॉर्ड ने भी उठा करके उसको मेल को, लेटर को भेज दिया पीओआर को। मतलब रिकॉर्ड ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं किया कि मैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। जी मैंने उससे पहले अपनी तैयारी कर ली थी। मैंने 7वीं पे कमीशन की जो रिपोर्ट कमेटी जो पहले बनी थी, जी उस कमेटी के उसमें पैरा में क्लियर लिखा था कि भाई रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो है वो पे लेवल 9 एंड अबव के लिए एक रेट होगा, पे लेवल 10 एंड अबव के लिए दूसरा रेट है। दूसरा रेट होगा। तो वो भी दिया मैंने। उसके बाद एमओडी का जो लेटर था रूलिंग का था, वो भी कोट किया कि ये देखिए आप इसमें। तो रिकॉर्ड ने उठाकर पीओआर को भेज दिया, फिर वही गोलमोल हो गया। फिर मैंने सीजीडीए दिल्ली को दिया लेटर, तो उन्होंने भी वही रिप्लाई दिया, बना बनाए डीएसआर का पैरा का रेफरेंस दे दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास तो PS10 से जो लेटर आया था उसी को हमने उसके हिसाब से किया है। जो 2022 में रिवाइज हुआ था उसका रेफरेंस दे दिया उन्होंने कि हमारे पास लेटेस्ट ये आया था, जो SCCI वगैरह नाम चेंज होने के बाद में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस हुए, तो उसका रेफरेंस दे दिया। तो मैंने सोचा कि ये अपने लेवल में लोग करेंगे नहीं, पीओआर की बस की बात नहीं है और रिकॉर्ड की बस की बात नहीं है। फिर मैंने आर्मी हेडक्वार्टर का PS3 का कहीं से नंबर वगैरह लेकर के अपने उससे, और फिर वहां पे कॉल किया। तो वहां पे एक मेजर मुल्ली साहब थे, वो बोला साहब ऐसा है कि आपको सारी चीजें नहीं मिलती है, आपको स्टेटस वगैरह चेंज नहीं होता जीसी उसका। मैं बोला सर मेरे पास रेफरेंस है, रिलेवेंट रेफरेंस है। तो बोला बताइए। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है कल कॉल करना। अगले दिन कॉल किया तो बोला आप एक काम करिए, आप PS10 में बात करिए। ओके फिर वहां से PS10 में मैंने वहां पे बात किया, मेल किया, पहले आह्वान सिग्मा भिजाया, बोला मिला नहीं। तो 2-3 बार करने के बाद में फिर मेरे को मेल आईडी मिला, ब्रिगेडियर अखिल साहब है वहां पे, उनको मैंने मेल किया पर्सनली मेल से, किस तरह से ऐसा है ये देखिए, आप हमारे को नहीं मिला। तो उन्होंने भी वही रिप्लाई है कि ये सारी चीजें आपकी चेंज नहीं होती, स्टेटस चेंज नहीं होता है। जी फिर मैंने बोला सर मेरे पास लेटर है, मेल किया मैंने कि मेरे पास ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है। तो वो उन्होंने दिया कि ठीक है अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भेजिए। ब्रिगेडियर साहब ने? हाँ, ब्रिगेडियर साहब ने मेल किया कि आप अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भेजिए हमारे पास। ओके वो मैंने भेजे। फिर रूलिंग लेटर, एमओडी का लेटर भी भेजा, उस 18 सितंबर 2017 का है वो। और उससे पहले जो एक कमीशन की जो कमेटी थी उनका भी रिकमेंडेशन था उसी चीज के, तो वो भेजे मैंने। ब्रिगेडियर अखिल साहब का मेरे पास मेल आया कि हमने सीजीडी के साथ में केस टेकअप किया है और उसमें जैसे कोई भी रिप्लाई आएगा हम आपको बताएंगे। उसके बाद मैं दिसंबर में रिपोर्ट किया, वहां पे भी जो पेंशनर की एक मीटिंग होती है वहां पे भी मैंने मुद्दा रखा। तो उन्होंने भी बिल्कुल मेरी बात को सुना ही नहीं। वहां पे एक लाइजन ऑफिसर थे, उन्होंने अच्छे से सुना, बोला आपका बिल्कुल पहले भी आपका लेटर आया हुआ और आपने बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट उठाया है। लेकिन बाकी जो हाई लेवल में थे तो ब्रिगेडियर साहब उन्होंने बात को सुना ही नहीं, मेरे को बैठा दिया। ओके तो मैं बोला ठीक है। मैंने बोला सर आप बताइए, बाकी आप 5 चीजें दे रहे हो और 2 चीज नहीं दे रहे हो, ये तो कोई मीनिंग नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है ये। तो उन्होंने नहीं सुना बात को, क्योंकि उनको पता था कि ये चीजें गलत हो रखी है, उनके बस की बात है नहीं ये लेवल ठीक कर। वो एक मैंने बोला सर आप एक काम कर सकते हो, कम से कम आप आर्मी हेडक्वार्टर के साथ केस टेकअप कर दीजिए जी कि हमारे जीसीओ जवान का जो जीसीओ जो इस लेवल में उनको पे लेवल 10 में है, उनको उनका इंटाइटलमेंट मिलना चाहिए। और जो ब्रिगेडियर अखिल साहब का मैसेज आया मेरे पास, मेल आया कि अभी डॉल्फिन वगैरह को अपडेट कर दिया गया और प्रॉब्लम को रिसोल्व कर दिया गया। यानी आपका जो पॉइंट था, ब्रिगेडियर अखिल साहब का कहना यह है कि वो मैटर किल हो चुका है, डॉल्फिन अपग्रेडेड हो चुका है। तो आपके इस स्टेप को उठाने के बाद डॉल्फिन में अमेंडमेंट हुआ, बिल्कुल अपग्रेड किया गया, उसको अपग्रेड किया गया। ओके। तो उसके बाद में ऐसा है कि उसके बाद में फिर मई में मेरा जो इसके अनुसार जो वेरिएशन था उस दोनों के बीच के अमाउंट का, वो भी आ गया।
तो लेकिन ये है कि इसमें मेरे यूनिट के कंपनी कमांडर साहब, ड्राफ्ट तो मैं ही बनाता था, लेकिन उनसे अप्रूव कराता था, वो कुछ अमेंडमेंट करने होते थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस पूरे संदर्भ में सर। आपको क्या क्या तकलीफें आई वो तो आपने बता दी, लेकिन जी आपको सर। सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिला उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैंने ड्राफ्ट बना करके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दिखाए मैंने कंपनी कमांडर साहब को। लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र सिंह साहब थे मेरे कंपनी कमांडर, बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं। तो मैंने उनको दिखाया, बोले यार बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है, ये आज तक कैसे छुप गई चीज, कैसे नहीं मिला। तो फिर बोला ठीक है बनाओ लेटर। फिर मैंने लेटर बनाया, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किए जो जो चीज थी। उसके बाद हमने आह्वान किया, आर्मी हेडक्वार्टर में भी किया, रिपोर्ट में भी किया, सीजीडी दिल्ली को भी किया। तो उन्होंने मेरी उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट रही मेरी। उसके बाद में ब्रिगेडियर अखिल साहब का सराहनीय कदम रहा कि उन्होंने इस बात को समझा और समझ के फिर उन्होंने केस टेकअप किया सीजीडीए के साथ। जी। और जब उन्होंने बोला उनकी, क्योंकि वो अथॉरिटी है, तो उन्होंने बोला, तो फिर आगे सीजीडीए को तो उस चीज को देखा, उन्होंने बताया, तो फिर वो मानना ही था बात को। सीजीडीए ने उस मैटर को फिर सीरियसली लिया। फिर उन्होंने आईटी एसडीसी सिकंदराबाद को लेटर देखा, जो डॉल्फिन अपडेट करते हैं जी, और उसी के बाद में फिर सारी चीजें ठीक हो पाई। तो ये चीजें हैं कि सर देखिए, इन लोगों के रिप्लाईज अनएथिकल अनलॉजिकल रिप्लाई मेरे को जो मिले, मैं बताता हूँ कि जब मैंने लिखा कि मेरा एलआरए बंद कर दिया, पीएमएचए बंद कर दिया, तो पीओआर ने बोला कि ये ऑफिसर को लागू नहीं होता है। ओके। और जब मैंने बोला कि मेरे को रिस्क अनाउंस मेरे को पेलोड 10 के लिए हिसाब से मिलना चाहिए, तो बोले जेसीओ जवान को इतना ही लागू है। मतलब जहां उनको सूटेबल रिप्लाई लगी कि मेरे को इसको क्या बनाना है, जहां जेसीओ बनाना है, वहां ऑफिसर बनाना है, वहां पेलोड में रखना है, मतलब जो उनको सूटेबल रिप्लाई जहां से भी मिली वहां पे मेरे को बनाते रहे, अपनी सुविधानुसार, अपनी सुविधा के अनुसार बनाते रहे। इस पूरी लड़ाई में जिन लोगों ने आपका सहयोग किया, मैं चाहूंगा एक बार आप उनको सबको धन्यवाद बोल दें। तो मैं सर धन्यवाद बता रहा हूँ, मेरे कंपनी कमांडर साहब थे और मेरे कमांडेंट साहब का भी अच्छा सहयोग रहा, और अपने ब्रिगेडियर अखिल साहब जिन्होंने सराहनीय कदम उठाया, ये सभी ने किया। बाकी जो आपकी तरफ से जो स्टार्टिंग में जो आपने अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया था एक, कि इंटाइटलमेंट जो जिनका है वो नहीं मिल रहा है करके, आपकी तरफ से जो आपने सपोर्ट किया, जो आपको मुद्दे को उठाया, वो मैं हमेशा याद रखूंगा सर। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। तो साथियों, अभी आपने सुना ऑनरी कैप्टन दीपक जी को, जिन्होंने संघर्ष करके 2016 के बाद जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस ऑनरी कमीशन जेसीओज को और जो डायरेक्ट जेसीओ एंट्री होते हैं, जिनको एमएसीपी थर्ड में जाके पे लेवल 9 पर पहुंचते हैं, उनको जो बेनिफिट नहीं मिल रहा था, वो बेनिफिट दिलाने के लिए संघर्ष किया और अंततः उनको विजय मिली और अब उनको ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस मिलना शुरू हो चुका है। पूरे सिस्टम में डॉल्फिन में भी अमेंडमेंट हुआ है और मुझे यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि 90% जो इसके इंटाइटल जिनको मिलना चाहिए, उनको खुद नहीं पता कि ये हमको लागू भी है या नहीं। दीपक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस जानकारी से अवगत कराने के लिए। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने अपने लिए संघर्ष किया, इस तरीके से अब आप सेकेंड इनिंग में पूर्व सैनिकों के लिए संघर्ष करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद सर। ओके, जय हिंद सर।